हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि हाफ ईयरली असेसमेंट 2023 सितंबर कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय का पेपर हल कराऊंगा। आइए करते हैं। इसके अंदर सभी प्रश्न अनिवार्य है। 4 सेक्शन में इसको बांटा गया है। आपको 90 मिनट दिए गए थे और 30 मार्क्स का ये पेपर है। इसको जो सेक्शन ए है उसके अंदर क्या देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। पहले 1 से 8 तक जो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। पहला प्रश्न क्या देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको देखना है। तो देखिए पहली स्टेटमेंट क्या है। ए, अमल नीले लिटमस पत्थर को लाल में बदल देता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट कैसी है, आपकी कथन सही है, क्योंकि हमें पता है जो नीला लिटमस है एसिड यानी अम्ल के अंदर लाल रंग में बदल जाता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक है। ये भी जो कथन है सत्य है, क्योंकि हमें पता है जो जलीय विलयन होता है अम्ल का, उसके अंदर H जो आयन है पैदा होते उत्पन्न होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, जल के अंदर क्या है, विद्युत गुजर सकती है। तीसरा है आपका अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। हाँ, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें पता है जब अम्ल की आपकी धातु के साथ अभिक्रिया होती है, धातु के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, लवण बनता है और आपकी जो हाइड्रोजन गैस है वो उत्पन्न होती है। तो ये कथन भी क्या आपका सही है। तो तीनों कथन सही है आपके। तो इसमें से जो आपका फोर्थ जो आपका ऑप्शन है, इसका मतलब इसका जो आंसर क्या आएगा, डी आएगा। इनमें से कोई नहीं है। दूसरा प्रश्न देखिए, ऊंची इमारतों के सिरस पर लगे खतरे के संकेत लाल रंग के होते हैं। इन्हें दूर से आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि अन्य सभी रंगों में लाल रंग का आपको ऑप्शन दिया गया धुएं कोहरे में सबसे अधिक प्रकिन्नरित होता है, धुएं कोहरे से सबसे कम प्रकिन्नरित होता है, धुएं कोहरे से सबसे अधिक अवशोषित होता है। तो हमें ये पता है कि आपका जो प्रकीर्णन है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है आपकी तरंगदैर्ध्य के, यानी ये इसको हम दिखाए, हम इसको लैम्डा एक आपका सिंबल यूज़ कर सकते हैं। और हमें पता है विबग्योर के अंदर जो विबग्योर होता है आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ विबग्योर, जबकि आपका जब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म से पास होता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो इसमें जो आपका ये जो लाल रंग होता है, इसकी तरंगदैर्ध्य यानी लैम्डा जो है आपकी मैक्सिमम होती है, और जो यहाँ पे वायलेट्स की क्या होती है, मिनिमम होती है। तो बाएं से दाएं तरफ जाने पर वेवलेंथ बढ़ती है, यानी कि तरंगदैर्ध्य बढ़ती है। यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है, ये जिसकी ज़्यादा होगी उसका प्रकीर्णन कम होगा। तो यहाँ पे सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा, लाल रंग का होगा। तो इसलिए क्या है, जो इमारतों पर लगे हुए जो खतरे के संकेत लाल रंग के होते हैं, क्योंकि इसका क्या है, प्रकीर्णन कम से कम होता है। इसका मतलब आंसर क्या आएगा आपका, बी आंसर आएगा, धुएं कोहरे से कम प्रकीर्णित होता है। तो ये आपका हो गया। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका प्रश्न देखिए, आपका क्या दिया गया है, निम्नलिखित संतुलित अभिक्रिया में XYZ को पहचाने। तो देखिए इसके अंदर जो इक्वेशन होती है आपकी, पूरी इक्वेशन आपकी होती है, ये होती है 2PbNO3 की ट्वाइस। ये आपको जब इसको हम क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं, यानी जब आप ऊष्मा देंगे इसको, ऊष्मा यानी हीट देंगे इसको, तो जो आपका इसके अंदर बनता क्या है, इसके अंदर बनता है लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन गैस निकलती है और आपकी ऑक्सीजन निकलती है। ये आपकी अभिक्रिया होती है। अगर आप इसका जो है इसके साथ तुलना करेंगे, जो आपसे XYZ की वैल्यू पूछी गई है, तो आप यहाँ दे सकते हैं जो X का मान होगा आपका किसके बराबर है, X आपका 2 के बराबर है, Y किसके बराबर अगर देखेंगे, देखिए 4 के बराबर है, 2 के बराबर है। ये देखिए 2 और जो Z है आपका किसके बराबर है, आपका 4 के बराबर। ये देखिए आपका यहाँ पे ये आपका Z है, ये आपका Y है और ये क्या आपका X है।
तो इसका मतलब क्या है, जो आपका उत्तर होगा वो क्या होगा, आपका जो बी वाला आपका ऑप्शन है ये क्या है, ठीक है। आपका उत्तर होगा x का मान 2, y का 2 और z का मान 4 आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पौधों का निर्माण होता है। तो कायिक प्रवर्धन जो पौधों में होता है उसमें जो आपका, अगर आप उत्तर देखेंगे तो आपका तना, जड़ और पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन में पौधों का निर्माण होता है। तो तना, जड़ और पत्तियाँ, ये आपका सही उत्तर है। 5वां प्रश्न है, पत्ते की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण खालिस्तान में होता है। तो ये क्या होता है, आपको पता है, एक हरे रंग का जो पिगमेंट होता है, हरित लवक होता है, और वो कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। तो आपका सही जो उत्तर होगा वो क्या आएगा, आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता है, प्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या होता है, क्लोरोफिल, इसके अंदर क्या होता है, एक हरे रंग का द्रव्य, हरे रंग का जो एक रंग द्रव्य होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हरित लवक कहते हैं इसको, हरित लवक, यानी हरे रंग का क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो सूर्य के प्रकाश को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, ट्रैप कर लेता है। अगला जो प्रश्न है देखिए, आपका 6वां प्रश्न है, वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न अप्रिय गंध स्वाद को खालिस्तान कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता कहती है। तो ये आपका 6वां प्रश्न था। अब 7वां प्रश्न देखिए, मस्तिष्क में कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो इसे क्या कहते हैं, अनुमस्तिष्क कहते हैं, अनुमस्तिष्क कहते हैं। और ये किसका भाग होता है, अनुमस्तिष्क जो होता है आपका, ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है, पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है। इसको इंग्लिश में सेरिबेलम कहते हैं। बेलम कहते हैं। तो यही क्या है, आपका जिम्मेदार होता है शरीर की स्थिति को, संतुलन को बनाए रखने के लिए। तो अगला प्रश्न है आपका 8वां, मानव नेत्र में पुतली का एक कार्य लिखिए। तो आपको पता है जो ये आपकी पुतली होती है, ये कहाँ होती है, ये आपकी आइरिस के मध्य में एक छोटा छिद्र होता है जिसके अंदर से प्रकाश की मात्रा को ये नियंत्रित करती है, प्रकाश गुजरता है। तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन है, कार्य है, ये क्या है, ये है आपकी जो आइरिस के मध्य में, आइरिस के मध्य में एक महीन छिद्र होता है, छिद्र, जिसे हम पुतली कहते हैं। और क्या कार्य करता है, जो प्रकाश या नेत्र में, जो नेत्र में प्रवेश होने वाले प्रकाश को, प्रकाश की मात्रा लिख सकते हैं, प्रकाश की मात्रा, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न देखिए। अब आपका सेक्शन जो आपका बी है, इसके अंदर क्या देखिए, 9 से 11 प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। तो पहला जो आपका 9वां प्रश्न है देखिए, यदि किसी दर्पण द्वारा सभी स्थितियों के लिए बनने वाला प्रतिबिंब सदा आभासी एवं छोटा होता है तो दर्पण किस प्रकार का है।
अपने उत्तर के समर्थन में किसी भी स्थिति के लिए किरण आरेख बनाइए। तो इसके अंदर जो आपका उत्तर होगा हमारा जो, तो क्या है, सबसे पहले आपका दर्पण किस प्रकार का होगा। आपका दर्पण जो होता है ये कैसा होता है, उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, जिसके अंदर हमेशा जो आपका बिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो कैसा बनता है, सीधा बनता है, सीधा। आपका आभासी, आभासी एवं छोटा बनता है। बनता है। इसका एक किरण आरेख बनाते हैं। देख कैसे बनाते, किरण आरेख बनाते इसके लिए एक, तो आपको सबसे पहले ये इसके बाद हम उत्तल दर्पण बनाएंगे। उत्तल दर्पण के लिए मान लीजिए आपका उत्तल दर्पण कैसा होता है, आपका इस तरह का ये उत्तल दर्पण होता है। ये इसका क्या है, जो पॉलिश सरफेस है, तल है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको कंपास लेना है। कंपास को यहाँ पे जो आपका ये पोल है, यानी यहाँ पे रखते हैं इसको। अगर आप देखिए हमेशा किस तरफ आएगा आपका फोकस बिंदु, ये आएगा इधर अपना। वक्रता के अंदर भी आपका इसी तरफ आएगा, वक्रता के अंदर। ये जो पहली जो चाप थी ये आपको क्या देती है, फोकस देती है। और सेकंड वाली क्या देगी आपको, ये पहली वाली क्या हो गया आपका, ये फोकस हो गया, ये आपका सी, वक्रता केंद्र हो गया है। इसके बाद देखिए आपको जो वस्तु रखते हैं हमेशा बाई तरफ रखते हैं, तो आपका बाई तरफ रखते देखिए, मान लीजिए आपकी क्या है, आपने वस्तु ये रख दी है, ये आपका पी हो गया, ये आपकी सी क्या है, वक्रता केंद्र है, एफ क्या है, फोकल बिंदु है। तो अब इसके बाद क्या होता है, आपकी जो प्रकाश की जो किरण है आपकी आपतित होती है इस तरह से, और हमें पता है कहाँ से ये गुजरती। ये देखिए आपका मुख्य अक्ष है, यानी ये वाला जो आपका ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है। इसके बाद आपका ये जो आपने वस्तु ली है, इसकी जो ये आपकी पहली वाली जो प्रकाश की किरण है मुख्य अक्ष के समांतर ये कहाँ से पास होगी, ये आपकी फोकस जो है इसके से गुजरेगी, इस तरह प्रतीत होती, इस तरह से ये आपका यहाँ से गुजरेगी। और जो दूसरी किरण होती है आपको पता है ये आपकी कहाँ से होगी, गुजरेगी, ये आपकी वक्रता केंद्र से गुजरती है, वक्रता केंद्र से, इस तरह से। जहाँ पे दोनों काटती है इस बिंदु को मुख्य अक्ष पे मिला दीजिए, लंबवत डाल दीजिए, ये डाल दिए यहाँ पे। ये क्या बना आपका वस्तु का प्रतिबिंब, ये है बिंब, ये प्रतिबिंब। तो प्रकाश जो किरणों की जो हम दिखाएंगे, किरणें इस तरह से ये आपतित हुई है। और परावर्तन के बाद जो है, परावर्तन के बाद ये पहली आपकी फोकस से गुजरेगी और दूरी क्या है आपकी वक्रता केंद्र से गुजरेगी। और देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो है दो लाइनें हैं और यहाँ पे क्या देखिए एक लाइन भी नहीं है। तो इसका मतलब जब आपका प्रतिबिंब बना वो क्या सीधा आभासी और बहुत छोटा बनता है। तो इस तरह से आपको ये 2 मार्क्स का 2 अंक का प्रश्न था, इतना आपको इसको आंसर देना था। अब देखिए हमारा 10वां प्रश्न है, दो तंत्रिकी कोशिकाओं के मध्य अंतर्गठन में क्या होता है। तो सबसे पहले क्या है, 2 कोशिकाओं के बीच जो रिक्त स्थान होता है, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान को अंतर्गठन कहते हैं।
अंतःगर्थन कहते हैं। हिंदी में अंतःगर्थन कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिनेप्स कहते हैं। और यही वो जगह है जहाँ पे क्या होता है, आपका जो सूचनाएं होती है एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका को स्थानांतरित होती है। यानी यहीं पर इस स्थान पर ही यहीं यानी अंतर्गर्थन पर सूचनाएं जो होती हैं, सूचनाएं एक कोशिका से दूसरी कोशिका को स्थानांतरित होती है, संचारित होती है। लिख सकते हैं आप स्थानांतरित होती है। यहाँ पे क्या होता है, मेरु जो मस्तिष्क का आपका मेरु रज्जु है, वहाँ से जो संदेश प्राप्त होता है वो भी दो संकेतों के द्वारा क्या है, जो न्यूरॉन्स यानी कि आपकी तंत्रिका कोशिका है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुँचाती है। यानी यहाँ पर तीसरा अगर मैं लिख दूँ पॉइंट, यहाँ पे हमें संकेत कहाँ से मिलता है, मस्तिष्क से, दो मस्तिष्क से, या फिर आपको मेरु रज्जु से, मस्तिष्क से मेरु रज्जु से जो प्राप्त संदेश होता है, से प्राप्त संदेश जो आपका सूचना होती है उसको बोलते हैं विद्युत जो संदेश है, संदेश का स्थानांतरण होता है, का अंतःगर्थन पर स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है। तो ये था आपका 2 अंक का प्रश्न था, इतना काफ़ी है। अगला प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न क्या है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टरी द्वारा सफ़ेद रंग के पाउडर का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपको 2 प्रश्न और पूछे गए हैं। पाउडर का रासायनिक नाम, सूत्र लिखिए। जब इस सफ़ेद पाउडर को जल के साथ मिलाया जाता है तो एक कठोर ठोस प्रदान करता है। इस परिवर्तन के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो यहाँ पे जो आपका पहला प्रश्न है ए, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ए का जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर जो यूज़ कर उसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको, पीओपी। और इसका पूछा देखिए केमिकल नेम, फॉर्मूला ऑफ द पाउडर। तो जो आपका इसका जो आपका इस सफ़ेद पाउडर को जो आपका है इसका रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र ये आपसे पूछा गया है, रासायनिक सूत्र। तो इसका जो रासायनिक नाम है, पहले मैं सूत्र लिख देता हूँ। सूत्र होता है इसका देखिए CaSO4 ये हाफ H2O, तो इसका सूत्र है। तो ये क्या, कैल्शियम सल्फेट, ये इसका रासायनिक नाम जो दिखाई दे रहा है, तो नाम हो गया इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये इसका रासायनिक नाम है। यहाँ देखिए ये कैल्शियम दिखती है, ये सल्फेट होता है, हेमी माने ये जो आपका 1/2 है, आधा,
इसके लिए हेमी, और ये जो आपका जल का जो सूत्र इसको हाइड्रेट कहते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट इसका रासायनिक नाम और सूत्र है। अब अगला बी वाला जो प्रश्न क्या पूछा देखिए आपका, जब इस सफ़ेद पाउडर को जल के साथ मिलाया जाता है, जल के साथ मिलाया जाता है, कठोर ठोस प्रदान करता है, इसका आपको नाम बताना है। तो देखिए इसको जब क्या है आपका, मैं इसका सूत्र लिखूँ आपका, यानी एक जो आपका हो गया कैल्शियम, ये जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें क्या मिलाते हैं आप, जल मिलाते हैं। जल का 1/2 जब आप अणु मिलाएंगे तो जो आपका फॉर्म होगा इसको हम बोलते हैं जिप्सम। यही जो आपका बनेगा उसको क्या बोलेंगे, जिप्सम। यह पूरा हो गया आपका कैल्शियम, ये सल्फेट और 2 अणु हो गए आपके जल के। इसको आपको संतुलित भी करना था, तो संतुलित ही देखिए आपका, अगर आप देखेंगे ये आपकी पहले से क्या है, संतुलित है। तो आपका पहले वाले में आपको नाम, रासायनिक नाम और सूत्र बताना था, और दूसरे वाले के अंदर जो था आपको बताना था कि क्या बनता। तो क्या बनता है, ये क्या होता है, जिप्सम। जिप्सम इसको बोलते हैं, जिप्सम कहते हैं। तो ये प्रश्न था आपका 11वां। अब 12वां प्रश्न देखिए आपका क्या दिया गया है। 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को शुष्क प्रणाली में गर्म किया जाता है। यानी 2 अवलोकनों की व्याख्या करें। होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का नाम बताइए। अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे जो आपका ये प्रश्न है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इसकी पहले समीकरण लिख देता हूँ। नाम क्या है, फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट क्या होता है, ये होता है आपका FeSO4, और इसने क्या लिखा देखिए, इसको शुष्क प्रणाली में गर्म किया जाता है, यानी इसको आपने गर्म किया है। ये गर्म करने के लिए हम जो आपका प्रतीक यूज करते हैं, कुछ इस तरह का ये प्रतीक हम प्रयोग में लेकर आते हैं। हम गर्म भी लिख सकते हैं, गर्म करने पर या ऊष्मा देने पर। तो ये क्या बनता है आपका, ये आपका Fe2O3 बनता है, Fe2O3 बनता है। और इसके अंदर क्या है आपका SO2 और SO3, ये गैसेस भी निकलती है। तो जो आपका ये फेरस सल्फेट होता है, ये हरे रंग का होता है, हरे रंग का ठोस पदार्थ होता है। और ये जो आपका फेरस ऑक्साइड बना है, ये क्या होता है आपका, ये आपका लाल भूरे कलर का, लाल भूरे कलर का, भूरे रंग का, लाल भूरे रंग का ठोस पदार्थ होता है। और ये क्या होती है, आपकी गैसेज होती है। तो देखिए इसके अंदर क्या है, यही आपका पहले जो कि 2 अवलोकनों की व्याख्या करिए। आप इसके द्वारा बड़ी इजीली क्या ही व्याख्या कर सकते हैं। तो पहला क्या लिखेंगे व्याख्या के अंदर आपका, कि आपको हरे रंग का जो फेरस सल्फेट है वो क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। अब देखिए इसके अंदर पहला जो आपका है, अगर इसको देखेंगे, यही आपका क्या है आंसर की लिख सकते। पहले जो आपका आंसर होगा वो क्या आएगा कि आपके हरे रंग का जो है, हरे रंग का जो आपका फेरस सल्फेट था, क्रिस्टल था FeSO4, वो गायब हो जाता है, गायब हो जाता है। जो अवस्था और रंग परिवर्तन दर्शाता है, रंग परिवर्तन
दर्शाता है। और दूसरा इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि आपका इसी के अंदर मान लो ये आपका ए पार्ट है, ये इसका बी भाग लेता हूँ। क्या होता है आपका दूसरा अवलोकन क्या है कि लाल भूरे रंग का, यानी क्या बना Fe2O3 ठोस पदार्थ बनता है। और गैसीय झाग की यानी आपका हरे रंग का जो फेरस सल्फेट है वो गायब हो जाता है, और जो कि दिखाता है कि अवस्था और रंग परिवर्तन हुआ है। लाल भूरे रंग का ठोस पदार्थ बनता है, और जो गैसीज है H2SO3 वो क्या है निकलती है। अब दूसरा जो भाग है हमारा देखिए वो क्या दिया गया है, होने वाली रसायन या विक्रिया का नाम लिखिए। तो दूसरा जो आपका प्रश्न होगा, होने वाली जो विक्रिया है वो कौन सी है आपकी। तो दूसरे के अंदर क्या इसको हम बोलते हैं, इसको वियोजन विक्रिया कह लीजिए। वियोजन इंग्लिश में इसे डिकम्पोजिशन बोलते हैं, वियोजन विक्रिया, या इसको अपघटन भी कह सकते हैं। अपघटन अभिक्रिया। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका क्या हुआ है, आपका ये देखिए यहाँ पे अभिकारक जो एक अभिकारक है, दो या दो से अधिक आपके उत्पादक में टूट जाता है। इसको हम बोलते हैं वियोजन अपघटन अभिक्रिया। तीसरा प्रश्न क्या है, अभिक्रिया को लिखकर संतुलित करना है। तो ये जो अभिक्रिया है इसी को हमें संतुलित करके दिखाना है। तो अब आपका जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा जो आप उत्तर देंगे तीसरा, उसमें आपको पहले तो अभिक्रिया लिख लेनी है। यानी अभिक्रिया क्या है आपकी FeSO4, फिर इसके बाद आपकी अभिक्रिया, ये देखिए अभिक्रिया, इसको आपको ये एरो दिखाया तीर का निशान, ये क्या दिखाएगा, अब इसके ऊपर आपकी जो हीट है, यानी इसको हिंदी में लिखेंगे ऊष्मा। तो इसका अगर आप चाहे तो इस तरह भी निशान बना सकते हैं। तो दाई तरफ आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, Fe2SO4 सॉरी Fe2O3 SO2 और SO3। अब इसमें आप लिख सकते हैं यहाँ पे जो आपका है, जो ये सब्सटेंस क्या होता है ठोस होता है, उसके लिए हम S सिंबल यूज़ करते हैं। और ये जो आपका Fe2O3 ये भी सॉलिड होता है। यहाँ पे जो आपकी SO2 ये भी गैस होती है और SO3 ये भी गैस होती है। अब इसको संतुलित करना है, तो अगर देखें Fe2 यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये 2 आ जाएगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे दोनों तरफ का अगर आप तुलना करेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ आपकी बायां पक्ष दायां पक्ष क्या है, संतुलित है। तो ये था आपका 12वां प्रश्न था, आपको इस तरह इसको हल करना था। 12वां प्रश्न अगर आप देखेंगे तो ये हमारा सेक्शन सी आ गया, जिसके अंदर क्या है, ये आपके 3 अंक का प्रश्न है, जिसके अंदर आपसे 3 प्रश्न पूछे गए थे और ये 3 आपने लिख दिए। इस तरह से ये प्रश्न आपको करना था। अब देखिए आपका अगला प्रश्न है, वृषण शुक्राशय प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या मुख्य भूमिका है। तो जो यहाँ पे सबसे पहले हम जो लेते हैं आपका वृषण ले लेते हैं, वृषण यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस, वृषण। इसका मुख्य कार्य क्या है, सबसे पहले तो एक तो क्या करता है, ये शुक्राणु उत्पन्न करता है। तो पहला कार्य क्या है इसका, यह है शुक्राणु उत्पन्न करता है, यह है शुक्राणु पैदा करता है। उत्पन्न करता है, एक काम और इसका, वो क्या काम है इसका, ये जो नर हार्मोन होता है, नर लैंगिक हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करता है। यह है
नर लैंगिक हार्मोन, लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करता है या उसका निर्माण करता है, उत्पन्न करता है टेस्टोस्टेरोन। अब इसके बाद आपका जो दूसरा है वो क्या आपका देखिए, आपका दी गई शुक्राशय। शुक्राशय की भूमिका बतानी है आपने। तो शुक्राशय क्या करता है, ये जो नर जो शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, शुक्राणु को पोषण जो है यह तो ये क्या है, एक द्रव्य जो है उत्सर्जित करता है, स्रावित करता है, जो आपके शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है, उन्हें उत्तेजित करता है। यह एक द्रव्य, एक द्रव स्रावित करता है, स्रावित करता है, जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है एवं उन्हें उत्तेजित भी करता है, यानी उन्हें उत्तेजना भी देता है, उत्तेजना भी प्रदान करता है। इसके बाद जो आपका तीसरा है वो क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि है। यानी जो तीसरा आपका कौन सा है, प्रोस्टेट ग्रंथि। ये क्या कार्य करती है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि भी एक टाइप का क्या है, द्रव्य स्रावित करती है, जो शुक्राणु को, तो जो तीसरा है प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये क्या करती है, ये भी द्रव्य स्रावित करती है, द्रव स्रावित करती है, जो मूत्र मार्ग में डायरेक्ट जो है मूत्र मार्ग में गिरता है और शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। शुक्राणुओं को गति, इसको इंग्लिश में मोटिलिटी कहते हैं, इसको इंग्लिश में मोटिलिटी। गति प्रदान करता है। तो ये था आपका 3 नंबर का क्वेश्चन था, प्रश्न था, वृषण शुक्राशय प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या मुख्य भूमिका है। अब देखिए 14 जो प्रश्न है ये आपका सेक्शन डी आ गया है। इसके अंदर जो आपके 2 प्रश्न है और दोनों 5 अंक के हैं। इसमें आपको चॉइस दी गई है, आप एक कोई भी इसके अंदर से कर सकते हैं। तो पहले वाला जो भाग वो क्या है, निम्नलिखित स्थितियों में उपयोग किए जाने वाले दर्पणों के नाम लिखना है, नाम और कारण सहित बताना है। तो पहला जो है वाहनों के अग्रदीप में, तो वाहनों के अग्रदीप में जो आपका प्रयोग होता है वो कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और जो वाहन के पश्चदर्शी दर्पण के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अब क्यों होता है तो ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं इसका आंसर दे देता हूँ कि आपका
तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसका मुख्य कारण क्या लिखा है ना, कारण से बताना है। तो यहाँ पे जब दर्पण के फोकस पे रखा, दर्पण के फोकस पर रखा, जो बल्ब है, बल्ब का प्रकाश, बल्ब का प्रकाश परावर्तित हो, परावर्तित होकर शक्तिशाली, एक शक्तिशाली समानांतर प्रकाश पुंज उत्पन्न करता है। तो किरण लिख सकते हैं, समांतर किरण पुंज प्राप्त करता है, पुंज प्राप्त कर सड़क को प्रकाशमान कर देता है। को प्रकाशमान कर देता है। ये था आपका पहले वाला। अब जो दूसरे वाला है आपका, अभी पीछे किया भी था, जो बी भाग है वो क्या है आपका, बी भाग में आपको बताना वाहनों के पश्चात दर्पण में, वाहनों के पश्चात दृश्य दर्पण में हम किसका प्रयोग करते हैं, हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब क्यों करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, सीधा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो यही क्या इसकी विशेषता है जिसका हम प्रयोग करते हैं आपके वाहनों के पश्चात दर्पण में। तो सबसे पहले तो क्या हो गया आपका, यही हो गया इसका रीजन, जो प्रतिबिंब है सदैव, प्रतिबिंब सदैव आभासी छोटा और सीधा, सबसे बड़ी बात है सीधा बनता है। और दूसरा क्या है, आप बहुत दूर तक इसको देख सकते हैं, ड्राइवर अपने पीछे बहुत बड़े भाग को देख सकता है, ड्राइवर अपने पीछे के जो वाहन है, वाहनों को बहुत बड़े भाग तक देख सकता है, को बहुत दूर तक कह सकते हैं, बहुत दूर तक या बड़े भाग तक देख सकता है, बड़े भाग तक देख सकता है। तो ये आपका पहला जो आपका 14 था, ये आपका ये कौन सा क्वेश्चन है, 14वें क्वेश्चन का पहला भाग है। अब इसका दूसरा भाग आप देखेंगे तो देखिए क्या दिया गया है आपको, एक प्रश्न दिया गया है, प्रकाश वायु से 1.50 अपूर्णांक की कांच की स्लैब में प्रवेश करता है। कांच की प्रकाश की चाल कितनी होगी, निर्वात में प्रकाश की चाल आपको दी गई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दी गई है। अब देखिए प्रश्न क्या दिया गया आपके अंदर, पहले आपको लिख लेना कि आपको दिया क्या क्या। देखिए एक तो आपको दिया गया है प्रकाश का पूर्णांक दिया गया है, तो प्रकाश का अपूर्णांक कितना दी, इसको हम बोलते हैं, इसको हम मान लो n से दिखा देता हूँ आपको, n से दिखा देता हूँ। तो ये कितना दिया गया है आपको, 1.50 दिया गया है। जो आपको दी गई है उसको लिख लीजिए।
प्रकाश आपकी दी गई, निर्वात में प्रकाश की चाल दी गई है। निर्वात में प्रकाश की चाल आपको दी गई है। इसको मान लीजिए हम किससे दिखा देते हैं, आपकी वैसे सी से दिखाते हैं। सी से तो ये कितनी दी गई आपको, 3 × 10⁸, 3 × 10⁻⁸ कितनी 8 है, मीटर पर सेकंड दी गई है। और जो तीसरी चीज़ आपको क्या निकालनी है, हमें निकालनी है आपकी प्रकाश में प्रकाश की चाल निकालनी है। कांच में प्रकाश की चाल आपको निकालनी है। मान लीजिए इसको क्या मान लेते हैं, v से दिखा देते हैं। तो ये हमें निकालनी है। और हमें पता है जो हम इसके लिए जो सूत्र यूज़ करते हैं, हमें ये पता है कि जो अपवर्तनांक होता है, नाक जिसे मैंने n से दिखाया है, ये क्या होता है, c/v होता है। जो वैल्यू दी गई है आपको बस उसको रख देना है। इसकी वैल्यू दी गई 1.50, c कितना दिया गया, 3 × 10⁸ दिया गया है। और जो निकालना क्या है, वो हमें v निकालना है। तो अगर हम v निकालेंगे, इसको इधर ले आता हूँ, v इधर आ गया, तो इधर कितना आया, 3 × 10⁸, और नीचे कितना आ गया आपका 1.50 आ गया। अब आपको पता है अगर 3 को मैं भाग करूँगा 1.5 से, तो ये कितना है, पॉइंट हटाऊँगा कितना है, 30 बटे में कितना 15 है, और 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो आपका जो यहाँ पे जो आप काटेंगे, इसको काटेंगे, किस पे कटेगा, ये 2 पे जाएगा। तो आपकी जो वेलोसिटी आ गई वो कितनी आ गई आपकी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आ गई। तो जो हमें निकालनी थी, यानी आपकी कांच में प्रकाश की जो चाल है, कांच में प्रकाश की चाल, यानी कि हमारी v कितना आ गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये आपका पहला वाला जो 14वां क्वेश्चन था, उसका जो ये कौन सा भाग था, सेकंड भाग था। ये देखिए आपका, यानी ये आपका पूरा हो गया। इससे आपको क्या है, पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए इसका जो सेकंड भाग है, अगर आपको ये नहीं करना है तो अथवा भाग यहाँ पे दिया गया। देखिए आपका क्या दिया गया है, एक अवतल दर्पण की, देखिए ध्यान से, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि वह दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाए। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले क्या क्या दिया गया है आपको। आपका पहली बात, दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण पे आपको फोकल लेंथ दी गई है, यानी आपका एफ दिया गया है। ये कितना दिया गया आपको, 20 सेंटीमीटर। तो हम -20 लिखते, क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारा इसका जो फोकस होता है बाई तरफ होता है। दूसरी चीज़ क्या दी गई है आपको, हाइट दी गई है। आपको जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो हाइट दी गई है वो कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर गिवन है, दी गई है आपको। इसके साथ आपको जो आपका जो वी है, यानी जहाँ पे आपको इमेज बनानी है, प्रतिबिंब बनाना है, अगर आप देखिए यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो ये देखिए अवतल दर्पण। तो आपका दर्पण कैसा है, दर्पण है आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। फोकस दूरी कितनी है आपकी, 20 सेंटीमीटर है। और 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, दर्पण से 30 सेंटीमीटर प्रतिबिंब बना, यानी आपका जो प्रतिबिंब है, यानी वी जो होता है, ये आपकी दूरी होती है। अब कहाँ से, पी से। तो आपका जो पर्सन है उसके अंदर आपको दिया गया है, तो देखिए आपका जो वी कितना है आपका इसके अंदर है, वी हो गया आपका 30, तो ये आपका 30 है, यानी कि 30 सेंटीमीटर। अब बचा क्या है, आपको निकालना क्या है, आपको यू निकालना है, यानी कि जहाँ पे आपने वस्तु रखी थी, बिंब है, बिंब की दूरी निकालनी है आपको। अब इसके अंदर जो है अगर आप यूज़ करें तो सबसे आसान सा आपका क्या है, हम यूज़ कर सकते हैं मिरर, यानी दर्पण सूत्र। हम क्या करेंगे,
दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। दर्पण सूत्र द्वारा हम इसको हल करेंगे। दर्पण सूत्र क्या है आपका पता है आपको, ये क्या होता है 1/v 1/u बराबर में 1/f। ये सारी चीज़ आपको दी गई है, इनको रख देना है। तो 1/v, v कितना दिया गया आपको घटा का 30 दिया गया है, जमा में 1/u दिया नहीं गया तो इसको हमें नहीं लिखना है। इसके बाद क्या दिया गया है आपको 1/f जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, देखिए ये घटा का 20 दिया गया है। आपको मैथमेटिकल सिंपल गणना से इसको हल करना है। तो 1/u जो आपका, इसको मैं इधर लिख देते, 1/u कितना आ गया, दाई तरफ लेके जाता हूँ। उस तरफ क्या था आपका, पहले घटा का 1/20 था, और जब आपका ये टर्म जाएगी, ये घटा का निशान है, तो ये क्या जमा का 1/30 आ गया है। अब इसको हल करेंगे तो आपको पता है हल करते वक्त ये हो गया आपका 1/u, तो आपका जो एलसीएम आ गया, इन लोग उत्तम आ गया, वो क्या 30 और 20 का कितना आएगा आपको पता है 60 आएगा। इसके बाद 20 दिया 60, तो किस पे गया 3 पे गया, घटा का 3, निशान जमा का है। 30 दूनी कितना हो गया आपका, ये हो गया 60। तो यहाँ पे घटा के 3 है, जमा के 2 है, तो कितना है घटा का 1/60। और अब आपका जो 1/u है वो किसके बराबर आ गया 1/60 के। इसका मतलब u कितना आ गया आपका घटा का 60 आ गया। हमें इसको क्या था निकालना था। तो इसके अंदर क्या था आपका, ये आपको हल करना था। अगर आप चाहे तो इसको बना के दिखा भी सकते हैं। अगर आप देखिए कैसे बना के दिखा देता हूँ आपको। ये आपका हो गया मुख्य अक्ष हो गया। इसके बाद क्या बनाना है आपको, उत्तल दर्पण बनाना है। तो ये आपका इस तरह ये होता है उत्तल दर्पण। इसकी ये सरफेस क्या होती है, पॉलिश्ड होती है। इसके बाद आपको कंपास लेना आ भी जाए पेपर के अंदर जो है। तो देखिए आपका ये पहली जो चाप होती है F देती है, और दूसरी चाप क्या देगी आपको, वक्रता केंद्र देती है। तो ये आपका हो गया इधर F, ये हो गया C। और आपको देखिए दिया क्या था आपका, फोकस तो 20 है, और आपकी जो बनी है प्रतिबिंब, यानी कि 20 और 20 40, यहाँ तक कितना होगा आपका 40 हो जाएगा। लेकिन हमारा ये कितना है 60 आया। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट इसके पीछे रखा गया है। आपका जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आपका क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पीछे रखा गया है, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट यानी वस्तु। इसके बाद आपको पता है कि जो पहली जो किरण जाती है वो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, यानी इस तरह जाएगी। वो कहाँ से पास होती है, गुजरती है, ये आपकी फोकस से गुजरती है। तो ये फोकस इस तरह गुजरेगी। और दूसरी जो आपकी किरण है प्रकाश की, वो कहाँ से जाएगी आपको पता है, वो जाएगी आपकी सी से गुजरेगी, यानी कि आपका यहाँ से ये मालूम मैं दिखा देता हूँ इससे, इस तरह से जहाँ पे मिलती है वहाँ पे क्या बनता है आपका प्रतिबिंब बनता है। तो ये आपका जो प्रतिबिंब है ये आपका बन गया प्रतिबिंब। अब आप देखेंगे तो देखिए आपका यहाँ 2 लाइन में था, ये यहाँ पे था। तो अब ये क्या आपका, अगर आपका पेपर में आ भी जाए कि आपको इस तरह चित्र के माध्यम से भी समझाना है, तो आपका यहाँ पे जो आपका ये जो ये आपका पॉइंट कौन सा होता है, ये पॉइंट होता है P होता है। तो जो ये आप दूरी दिखाएंगे, यानी कि ये आपका बिंब प्रतिबिंब बना है, ये आपका P था, इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम V कहते हैं। ये आपकी क्या है V है, ये तो आ गई आपकी V। इसके बाद ये जो फोकस की थी आपकी दूरी, ये वाली जो थी आपकी, ये जो फोकस है ये वाली, और यहाँ पे जो आपके पोल है इसकी दूरी को क्या बोलते हैं, फोकल दूरी कहते हैं। ये कितनी है आपकी F है। और तीसरी जो चीज़ है आपकी वो क्या है, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा गया था, वस्तु रखी गई थी, और वो कहाँ पे रखी गई है आपकी, अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ रखी गई है। तो आपका ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का ये क्या आपका U है, U। अब अगर हम देखेंगे तो आपका U कितना है आपका, ये आया है 60।
F कितना था आपका 20 और V कितना था आपका 30, ठीक है। दो लेफ़्ट साइड है यानी बाई तरफ, इसलिए हम क्या लिए थे, घटा का निशान आपने प्रयोग किया था। इस तरह आपको ये हल करना था। इसके बाद देखिए इसका जो दूसरा प्रश्न, दूसरा भाग दिया गया है, ये कौन सा था, ये पहला भाग था इसका, अथवा वाला 14 का पहला भाग। दूसरा भाग आप देखेंगे तो क्या दिया गया, देखिए किस किरण आरेख की सहायता से कांच की स्लैब द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए, अपवर्तन के नियमों का भी उल्लेखित कीजिए। तो आपको क्या करना है, अब चित्र बनाना है। तो क्या बनानी, पहले कांच की स्लैब बनानी है। तो कांच की स्लैब जो आपने बनाई, ये देखिए इस तरह से आपको इसको बनाना है। ये आपकी, मैं बना देता हूँ, ये आपकी कांच की स्लैब है। इस पे हमें दिखाना है अपवर्तन। इसका आप नाम दे दीजिए। इसका नाम मान लीजिए, आपका नाम हो गया इसका ABCD, ये हो गया आपका ABCD। अब सबसे पहले जो हम देखेंगे वो हम किस सरफेस पे देखेंगे, हम इस सरफेस पे देखते हैं अपवर्तन। तो ये आपका मान लीजिए आपका नॉर्मल हो गया है, पहले वाला नॉर्मल, ये है नॉर्मल। इसको हम N1 से दिखा सकते हैं। तो ये आपका क्या है, नॉर्मल, यानी इसको बोलते अभिलंब, अभिलंब। इसको दिखाते हैं N से, दिखा देता N1 से। अब क्या आएगी, प्रकाश की किरण आएगी। तो जो प्रकाश की किरण है आपकी, मान लीजिए आपतित किरण क्या है आपकी, ये आपतित किरण इस तरह से, ये किरण आपतित हुई। तो यहाँ पे जो आपका कोण है वो हम मान लेते हैं आपका ये वाला I1, ठीक है। हमें पता है जब प्रकाश की किरण सरल माध्यम से, तो प्रकाश की किरण जो आपकी देखिए विरल से सघन माध्यम से गुजरती है तो हम क्या होती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। यानी आपके अभिलंब की तरफ ये क्या होगी, झुक जाएगी। यानी ये जो कोण होगा ये आपका छोटा होगा, इस तरह से झुक जाएगी। ये आपका, अगर आप चाहे तो दूरी इसका हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये आपका इस तरह से। इसके बाद क्या, अगर आप देखेंगे इसको मैं क्या दिखा सकता हूँ, ये जो आपका यहाँ पे जो कोण आया है ये क्या होगा, छोटा होगा। इसको मालूम में दिखा देता हूँ R1 से। ये कौन सा था, आपतित कोण, ये कौन सा था, अपवर्तित कोण। इसके बाद देखिए जो नीचे वाली जो आपकी AB जो है तल है, इसके ऊपर जब आपके अब क्या होगा, अगर हम नॉर्मल बना लेते हैं तो आपका ये आपका अभिलंब दोहरे वाला हो गया है, अभिलंब। इसका मैं नाम ले देता हूँ, यह अभिलंब कौन सा है, इसका नाम अभिलंब, ये भी अभिलंब है। कौन सा, इसका नाम दे देते हैं N2। अब क्या है, ये माध्यम कैसा है, सघन है, ये कौन सा विरल है। तो जब आपकी प्रकाश की किरण बाहर आएगी सघन से विरल, तो क्या होगी, आपकी अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाएगी इस तरह से। यहाँ पे आप दिखाएंगे ये क्या है, अगर मान लो आपका जो ये कोण है ये आपका मान यहाँ पे हो गया आपका I2, और इसको दिखा देता हूँ, ये हो गया आपका R2। तो यहाँ पे जो था आपका, देखिए ये आपका ग्लास स्लैब था, आयताकार ग्लास स्लैब पे मैंने क्या दिखाया है, प्रकाश का कांच की स्लैब के द्वारा अपवर्तन दिखाया है। अब यहाँ पे आप जो है तीर के निशान के द्वारा दिखा सकते हैं कि किस तरह से प्रकाश की किरण आपतित हुई। ये देखिए इस तरह से, फिर इस तरह से, और फिर इस तरह से ये गई है। ये आपको चित्र बनाना था। अब इसके बाद आपको लिखना है ये कौन सी किरण है आपकी, ये आपकी हो गई आपतित, आपतित किरण। ये कौन सी होगी, अपवर्तित किरण।
अपवर्तित किरण। एक तो ये दिखाना था, फिर आपको क्या दिखाना है, आपको नियम लिखने हैं। 2 प्रश्न पूछे, तो आपको ये चित्र बनाना था। इसके बाद अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन का जो पहला नियम है वो बिल्कुल आसान सा है, जो आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, ये क्या आपकी आपतित किरण, ये अभिलंब और ये है अपवर्तित किरण, एक ही तल में विद्यमान होते हैं। तो हम सीधा इसको देख लिख देंगे कि आपका आपतित किरण अभिलंब एवं अपवर्तित किरण एक ही तल में विद्यमान होते हैं, एक ही तल में विद्यमान होते हैं। और जो सेकंड वाला है ये स्नेल लॉ देता है। स्नेल लॉ क्या देता है, स्नेल का नियम जो है ये इसका दोहरा सिद्धांत है। और वो क्या है आपका, स्नेल का नियम जो है वो है आपका जो अपवर्तनांक होता है, यानी आपका, इसको n से दिखाता हूँ, मान लो n से, ये आपका होता है साइन i बटे साइन r। i क्या था, आपतित कोण था, r क्या था, अपवर्तित कोण था। तो आपतित कोण का साइन और अपवर्तित कोण का जो साइन है, दोनों को जो अनुपात है उसको बोलते हैं आप अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ पे क्या एक स्थिरांक होता है जिसे हम कहते हैं अपवर्तनांक देता है। स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं, इसको कहते हैं स्नेल का अपवर्तन नियम। तो ये दो आपके क्या थे, अपवर्तन के नियम थे। यहाँ पे लिख भी सकते हैं, n क्या है, यहाँ पे n आपका है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक है, जो क्या है कि स्थिरांक है। क्या है ये, स्थिरांक, स्थिरांक। तो ये था आपका 14वां क्वेश्चन का अथवा वाला भाग, जिसमें आपको एक तो क्या है, कांच की स्लैब द्वारा अपवर्तन दिखाना था, फिर अपवर्तन के नियम आपको लिखने थे। और देखिए अगला जो प्रश्न आपका, इसके अंदर 15वां क्वेश्चन, इसके अंदर भी आपको 2 चॉइस दी गई है, आप कोई भी एक कर सकते हैं। सबसे पहला क्या देखिए, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने का विभिन्न पथ क्या है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले क्या है आपका, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण का लिखते हैं। तो जो ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, उसका हम जो पाथ लिखेंगे, देखिए उस प्रोसेस में हम ग्लाइकोलिसिस के द्वारा बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले आपका इसके अंदर 2 तरीके होते हैं आपका, देखिए यहाँ पे ग्लूकोज के ऑक्सीकरण 2 प्रकार से होता है। जो पहले वाला है आपका, पहले वाला, उसको बोलते हैं आपकी वायवीय श्वसन का लेते हैं, वायवीय श्वसन, तो ये क्या होता है, इस वायवीय श्वसन के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होना, ऑक्सीजन की उपस्थिति। दूसरा इसके अंदर क्या बताएंगे, मैं आपको अभी क्रिया दिखाएंगे हम। इसके अंदर जो है, इसके अंदर होता है कि आपका जो ग्लूकोज है, जो आपका है ग्लूकोज,
इसके अंदर क्या होता है आपका, जो इसका सेकंड भाग मैं आपको दिखाता हूँ। वो क्या होगा आपका सेकंड वाला जो भाग होगा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे ग्लूकोज जो आपका है, यानी जो C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज होता है। ये ग्लूकोज की क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस होती है। यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको, कौन सी प्रोसेस होती है, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोलाइसिस होती है। और यहाँ पे क्या होती है आपकी, नो ऑक्सीजन, यानी कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्मा के अंदर होती है, साइटोप्लाज्मा, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। ये जो आपका ग्लूकोज का जो 6 कार्बन अणु है, ये टूट जाता है, किसके अंदर टूट जाता है, आपका पायरुवेट के अंदर टूट जाता है। 2 C3H4O3 और आपकी ऑक्सीजन रिलीज होती है, O2। इसको बोलते हैं अब देखिए ये वाला जो आपका है, इसके बाद जो मेन जो प्रोसेस होती है, इसके बाद होती है आपकी कर्ब साइकिल होता है। क्या होता है आपका, इसके अंदर जो आपका क्रैब्स चक्कर चलता है, क्रैब्स साइकिल कह लीजिए या क्रैब्स चक्कर, ये किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन की ये उपस्थिति में होता, बताया ना आपका, ये कौन सा है, वायुशोषण है, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, इसके अंदर उपस्थिति होती है। तो इसके अंदर क्या होता है आपका, इसके अंदर आपके कार्बन डाइऑक्साइड, आपका जल का अणु और 38 ATP, यानी कि ATP की ऊर्जा की करेंसी है, उत्पन्न होती है। तो ये आपका क्या होता है, वायवीय श्वसन के अंदर होता है। इसके बाद जो दूसरा प्रकार है वो कौन सा है आपका, अवायवीय श्वसन। तो दूसरा प्रकार है आपका अवायवीय श्वसन, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। पहले दो भाग बिल्कुल सेम होते हैं। इसके अंदर जो सेकंड वाला है, इसके अंदर आप देखेंगे ये जो आपका सेकंड वाला है बिल्कुल सेम चलेगा। इसके अंदर जो है ये क्या होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस होती है इसके अंदर बिल्कुल आपका C6H12O6, वही आपकी ग्लाइकोलिसिस बिल्कुल सेम प्रोसेस चलेगी। इसके अंदर आपकी ग्लाइकोलिसिस सेम बिल्कुल जो ऊपर वाली है एज इट इज़ होती है। इसके अंदर ग्लूकोलाइसिस, ये भी साइटोप्लाज्म का अंदर, साइटोप्लाज्मा, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यहाँ पे होती है सेम बिल्कुल। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। इसके बाद क्या है, इसके अंदर भी आपके दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं पायरुवेट के,
2 मॉलिक्यूल्स CH3 H4 O3 और 6 ऑक्सीजन, यहाँ तक बिल्कुल सेम है। इसके बाद की जो है यहाँ पे देखिए, जो आपका इसके अंदर आपका होता है अब्जेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे जो आपका क्या होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन अनुपस्थिति में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका प्लांट के अंदर अलग होता है, और जो प्लांट यानी पादप जो होते हैं उसके अंदर अलग, और जो आपके जंतु होते हैं उसके अंदर अलग तरह से होता है। अब देखिए मैं करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं दिखाऊँ तो जो आपका प्लांट के अंदर क्या होता है, जो आपके पादप होते हैं इसके अंदर क्या बनता है, ये बनता है इथेनॉल C5OH, यानी ये आपका CO2 और 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 2 ATP। देखिए यानी इसका मतलब क्या, पूरा ऑक्सीकरण नहीं होता है। और जो आपके एनिमल्स होते हैं यानी कि जंतु होते हैं उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में लैक्टिक जो अम्ल होता है वो बनता है। ये क्या होता है C3H6O3 2 ATP ऊर्जा की बनते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी इस तरह से, तो ये जो यहाँ पे ये किसके अंदर होता है, ये आपका होता है पादप के अंदर, यानी आपके यहाँ पे लिखूँ पादप ईस्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है आपका, जो आपकी पेशी कोशिका भी लिखते हैं, जंतु लिख सकते हैं, जंतु या पेशीय कोशिका, पेशीय कोशिका। तो ये था आपके विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन, जो 2 तरह से होता है। कौन सा, वायवीय अवायवीय श्वसन के द्वारा होता है, जिसके अंदर पहले अगर आप देखेंगे वायवीय श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। आपका ग्लूकोज का जो 6 कार्बन अणु है ग्लूकोलाइसिस प्रोसेस क्रिया द्वारा साइटोप्लाज्म के अंदर अनुपस्थिति ऑक्सीजन की होती है। 2 जो आपके अणु हैं पायरुवेट के और आपके 6 जो आपके O2 के। इसके बाद क्रेब्स चक्कर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वायवीय श्वसन के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, और आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जल और 38 ATP ऊर्जा करेंसी में बदल जाता है। इसी प्रकार अवायवीय श्वसन के अंदर क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, लेकिन पहला भाग जो होता है ग्लूकोज का ग्लूकोलाइसिस ही होती है। इसके अंदर भी 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं आपके पायरुवेट के। इसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो आपके पादप ईस्ट होते हैं उसके अंदर क्या होता है, इथेनॉल, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इथेनॉल दारू होती है, और आपका नीचे जो आपका जंतु है पेशी कोशिका के अंदर है क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, जिसकी वजह से हमें क्या है अपनी 5 पेशियों में दर्द महसूस होता है। तो ये था पहला भाग। इसका दूसरा भाग क्या है, देखिए क्या दिया गया है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ और किस प्रकार होता है। तो इसमें क्या लिखना आपका जो सेकंड वाला है, ये पहला भाग पूरा हो गया है। मैं लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे, ये आपका पहला भाग पूर्ण हो गया है। इसके बाद जो इसका 15वें क्वेश्चन जो प्रश्न इसका जो सेकंड भाग है वो जो आपने लिखना है। तो दूसरा प्रश्न क्या है आपका, हमारे वसा का पाचन कहाँ और किस प्रकार होता है, यानी क्वेश्चन क्या है, हमारे शरीर में वसा का पाचन। तो इसमें उत्तर में क्या लिखेंगे, हमारे शरीर में वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत। आंत, इसको क्या बोलते हैं, शुद्धांतर भी कहते हैं। में होता है, में होता है। इसके अंदर हमारा जो है आपका जो वसा है
जो वसा है, अगर मैं इसको एक अभिक्रिया के माध्यम से भी दिखा सकता हूँ, जो आपका वसा है, वसा हमारी जो आपकी एक लाइपेज नाम का आपका हार एंजाइम होता है, लाइपेज, जो वसा को किस में तोड़ देता है, वसा को वसीय अम्ल, वसीय अम्ल जमा में हम लिख सकते ग्लिसरोल, ग्लिसरोल में तोड़ देता है। इसका मतलब क्या, लाइपेज नाम का जो एंजाइम है ये क्या करता है, अग्नाशय रस और शुद्धांतर में स्रावित रस में पाया जाता है। वसा का पाचन क्या कहलाता है, इमल्सीकरण कहलाता है। जो वसा का पाचन है, वसा के पाचन को क्या कहते हैं, इमल्सीकरण भी कहते हैं। वसा के पाचन को इमल्सीकरण, करण कहते हैं। इसका मतलब क्या है, आपका जो शुद्धांतर में इसका पूर्ण गठन होता है, यानी कि पूरा प्रक्रम का होता है शुद्धांतर में। इसमें क्या होता है, इमल्सीकरण के अंदर आपका जो वसा का इमल्सीकरण पितरस करता है, पितरस यकृत में स्रावित होता है, जो कि वसा के अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इमल्सीकृत वसा के छोटे छोटे टुकड़ों का लाइपेज एंजाइम की क्रिया से वसा का अपघटन होता है। तो इतना ही था बस, आपका 5 मार्क्स में आपका इसे काम चल जाएगा। पूछा था जहाँ पे, तो वसा के पाचन को इमल्सीकरण कहते हैं। अगर आप चाहे तो लिख भी सकते हैं इसके अंदर जो है कि इमल्सीकरण क्या होता है, लेकिन ये पूछा नहीं गया, बस पूछा क्या है, वसा का पाचन कहाँ होता है, प्रक्रम कहाँ होता है। तो ये था आपका इसका 15वें क्वेश्चन का पहला भाग। देखिए जिसके अंदर क्या था आपका, ग्लूकोज में ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करना और हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ और किस प्रकार होता है, ये आपको लिखना था। और देखिए इसका 15 क्वेश्चन जो सेकंड भाग है, वृक्काणु की संरचना की नामांकित चित्र बनाए। तो जो पहले वाला प्रश्न है, अगर आप सेकंड वाला आप कर लेते, दूसरा प्रश्न समझ लेते हैं, तो बड़ी उसका प्रयोग करके बड़ी आराम से आप मानव में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको जो दूसरा प्रश्न है, वृक्काणु की संरचना का नामांकित चित्र, ये आपको बनाना है। जो आपका 15वां का जो सेकंड क्वेश्चन है, यानी जो 15वें क्वेश्चन का आपका जो सेकंड भाग है, आपको क्या करना है, ये आपका वृक्काणु की रचना यानी कि चित्र आपको बनाना है। ये आपको वृक्काणु की रचना का आपको ये चित्र बनाना है इसके अंदर जो है। और अगर ये बनाने के बाद आप जो मूत्र बनने की प्रक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए वृक्क धमनी की शाखा है, इसको हम बोमन संपूर्ण, जो कप शेप के आकार का जो इस रचना, इसको हम बोलते हैं बोमन संपूर्ण कहते हैं। इसके अंदर देखिए कोशिका गुच्छ है जिसको हम बोलते हैं ग्लामेरुलस बोलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए वृक्क धमनी है और यहाँ पे ये जो आपकी लंबी जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, ठीक है, इसको इलस कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहाँ पे आपका यूरिन यानी मूत्र बन के आपका जहाँ संग्रहित होगा उसको बोलते हैं संग्राहक वाहिका कहते हैं। ये वृक्काणु नलिकार भाग है आपका। तो क्या होता है, आपकी जो सिराएँ होती है, वृक्क की जो सिराएँ होती है, वो क्या करती है, शरीर से जो रक्त आता है आपकी, यहाँ से देखिए धमनी, वृक्क की धमनी की शाखा, ये क्या आपकी वृक्क शिरा की शाखा। तो जो रक्त कहाँ पहुँचता है, वो आपके बोमन संपुट में आता है, जहाँ ग्लोमेरुलस जो होती है, ये क्या करती है, आपके जो रक्त है उसको क्या करती है, फिल्ट्रेट करती है। और उसके अंदर जो आपके महत्वपूर्ण जो अमीनो अम्ल है, आपका सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, जल है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, उसका क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि छनना होता है। उसके बाद ये जो आपका लंबी संरचना इसके अंदर आती है, वहाँ पे क्या होता है, अवशोषण होता है, जो आपके प्रयोग योग्य जो आपके महत्वपूर्ण जो इसके भाग है फिल्ट्रेट के अंदर से जो बाकी जो बचता है, जैसे यूरिक अम्ल है, वो क्या आता है, फिर आपका यहाँ आता है इस लॉन्ग जो आपकी ट्यूब्यूल्स दिखाई गई नलिकार भाग है। उसके बाद आपका मूत्र बनता है, जो बच जाता है अवशोषण के बाद वो क्या होता है, मूत्र होता है, जो आपका संग्राहक वाहिका के द्वारा इकट्ठा होकर आपके जो मूत्र मार्ग है, मूत्राशय के अंदर जाकर त्याग दिया जाता है।
तो आपको पहले ये बनाना है, अब इसके बारे में मूत्र बनने की प्रक्रिया लिखनी है। अब आपका क्या मानव मूत्र निर्माण की प्रक्रिया मैं आपको समझाता हूँ। तो इसके ये क्या है, आपके 3 जो है स्टेप फॉलो होती है। 3 जो आप अध्याय पहला कौन सा आपका, इसको बोलते हैं हम फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन कहते हैं, फिल्ट्रेशन। इस प्रक्रिया के अंदर होता क्या है, जो आपका यह प्रक्रिया है, यह है प्रक्रिया बोमन संपुट के अंदर, जो आपका बोमन संपुट है, संपुट में संपन्न होती है, संपन्न होती है, जिसमें जो ग्लोमेरुलस है, जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस या इसको बोल सकते हैं आपकी कोशिका गुच्छ, गुच्छ रक्त को फिल्टर करता है, ये पहले वाला भाग ले लीजिए। इसके अंदर जो है, इसी के अंदर इसको मैं नंबर 1 डाल देता हूँ इस तरह से। और इसका जो सेकंड भाग है वो क्या करता है आपका, अब जो आपका फिल्ट्रेट है, यानी जो आपका फिल्टर होके आया है, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, आपका सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, जल, आपका यूरिया, यूरिक अम्ल आदि होते हैं। ये पहला भाग है, ठीक है। तो पहली जो भाग है प्रक्रिया में, फिल्ट्रेशन में, एक बोमन संपुट में होती है, और जिसके अंदर क्या ग्लूमेरुलस जो है वो रक्त को फिल्टर करता है। और फिल्ट्रेट में हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, जल, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि होते हैं। इसके बाद जो दूसरी प्रक्रिया होती है उसमें अवशोषण होता है, अवशोषण, इसको हम रीएब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, रीएब्जॉर्प्शन। अब इस प्रक्रिया में होता क्या है, ये जो आपका फिल्ट्रेट मिला, आपका जो फिल्ट्रेट, उसके अंदर क्या था, आपके जितने भी आपके यूज़फुल, प्रयोग योग्य जो आपके हैं, उनका अवशोषण हो जाता है। जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट मृकाणु के नलिकाकार भाग में आता है, मृकाणु के नलिकाकार, यानी कि आपका जो पुनर्अवशोषण कहते हैं इसको, इसके अंदर क्या होता है, फिल्ट्रेट वृक्काणु के नलिकाकार जो भाग है, नलिकाकार भाग में प्रवेश करता है, और इस प्रक्रिया के अंदर, इस भाग में, यानी इस भाग में आपके जो अमीनो ग्लूकोज,
अमीनो अम्ल, वे सोडियम, पोटेशियम, ये आपके क्या है यूजफुल जो आपके पदार्थ है, जल का पुनर्अवशोषण हो जाता है। अब इसके अंदर जो आपका तीसरा मेन है, यानी जो आपका लास्ट में है नलिका में, तो ये लोनली नलिका के अंत में जो संग्राहक जो आपकी है, अंत में जो बचा द्रव्य है, यानी बचा द्रव है या जो पदार्थ है, जो संग्राहक वाहिनी में प्रवेश करता है, मूत्र है। वो क्या है? मूत्र है। और जो तीसरा जो इसके अंदर अंतिम जो हमारा वो क्या आपका नलिकाकार स्त्राव जो है वो क्या मूत्र है। इसको हम बोलते हैं नलिकाकार स्त्राव, कह लीजिए नलिकाकार स्त्राव क्या जो कि संराग नलिका के अंदर होता है, यानी कि मूत्र है। अब जो इसके अंदर क्या है आपका जो फिल्ट्रेट था जो बच जाता है, यानी आपका इसके अंदर आपका फिल्ट्रेट जो पुनर्अवशोषण के बाद बच जाता है। और संग्राहक वाहिनी में प्रवेश करता है। संग्राहक वाहिनी में प्रवेश करता है। वो क्या है? मूत्र है। इसके बाद जो आपका है, जो आपका मूत्र है वो जो इकट्ठा हुआ है नेफ्रॉन लेकर आता है, निवर्काणु लेके आता है आपकी संग्राहक वाहिनी के अंदर जो है वो। उसके बाद आपका कहाँ आता है? आपका मूत्र वाहिनी द्वारा किडनी से मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित हो जाता है। अब लिख सकते हैं इसके अंदर आपकी जो है प्रत्येक जो नलिका है, नलिका कई वृक्काणु, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नेफ्रॉन लिख भी सकते हैं, नेफ्रॉन से मूत्र एकत्रित कर वृक्क क्या होती? किडनी, गुर्दा, किडनी से मूत्र या फिर जो मूत्र वाहिनी मूत्राशय में लेकर आती है। तो यानी मूत्र को मूत्राशय में लाकर अस्थायी रूप से संग्रहित कर देती है। तो ये थी आपकी मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, जिसके अंदर 3 आपके पद थे। पहला फिल्ट्रेशन,
इसे निस्पंद भी कहते हैं। अगर आप लिखना चाहे तो इसका हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? निस्पंद। निस्पंद, निस्पंदन भी कहते हैं फिल्ट्रेशन को। दूसरी प्रक्रिया क्या है? पुनर्अवशोषण। और तीसरा क्या है? नलिकाकार स्त्राव, जिसमें मूत्र आपका किडनी से यानी कि वर्काणु उसको किडनी में लेकर आते हैं और मूत्रवाहिनी से वो मूत्राशय में आकर अस्थायी रूप से इकट्ठा हो जाता है और मिक्सचुरेशन प्रक्रिया द्वारा त्याग दिया जाता है। तो ये था आपका आज का कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय का पेपर।